जय हिंद सभी को। पिछले क्लास में हमने हिंदी एमजेसी 9 का सिलेबस देख लिया था। आज के क्लास में हम यूनिट 1 को देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है उपन्यास की अवधारणा और हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम। ठीक है, उपन्यास की अवधारणा और हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम, ये आपका टॉपिक हो गया। इसको हम लोग पूरा ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहें लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका की बात करते हैं कि आखिर इसका भूमिका क्या है उपन्यास की। तो देखिए, हिंदी साहित्य में उपन्यास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने साहित्य को महल और राजाओं से निकालकर आम आदमी के जीवन से जोड़ा है। पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे, जो जिनका महल होता था, अमीर लोग, वही लोग अपने ऊपर उपन्यास लिखवाते थे, लेकिन आज के ज़माने में आम आदमी तक ये पहुँच गया है। ठीक है, उपन्यास ने समाज में व्यापक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, छुआछूत और किसान के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने, जन जागरण का कार्य किया है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे समाज सुधार का माध्यम बनाया है। ऐतिहासिक उपन्यासों ने देश को गौरवशाली अतीत से परिचय कराया। सरल भाषा में प्रयोग करने से ही उपन्यास आज हिंदी का सबसे लोकप्रिय विधा है, जो समाज का सच्चा चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप कि जो हमारा जो अथी है उपन्यास की भाषा, वो क्या है, बहुत सरल है, जिसका कारण क्या है, उपन्यास आज हिंदी की सबसे लोकप्रिय विधा है। ओके, देखिए आगे देखते हैं। देखिए, उपन्यास की अवधारणा की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जीवन का वह गद्य रूप जो सच्चाई के अत्यंत निकट हो, जीवन का वह गद्य रूप जो सच्चाई के अत्यंत बहुत ही करीब हो, उपन्यास शब्द का कहलाता है। ठीक है, उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह वस्तु जो हमारे पास रखी हो, यानी जिसे पढ़कर हमें अपनेपन का एहसास हो। इसे आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आधुनिक युग का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे उपन्यास को। ठीक है, क्योंकि यह कविता की तरह केवल भावनाओं में नहीं बहता, बल्कि जीवन के जटिल समस्या, सामाजिक संघर्ष और मानवीय रिश्तों का विस्तार से चित्रण करता है। इसकी मुख्य अवधारणा यथार्थ यानी कि सच्चाई पर आधारित है। इसमें पात्रों की मानसिक और सामाजिक विकास को एक लंबी कथा के माध्यम से दिखाया जाता है। उपन्यास केवल मनोरंजन का यानी कि मनोरंजन नहीं कराता है, बल्कि पाठक को समाज और स्वयं के प्रति जागरूक भी बनाती है। ठीक है, तो ये उपन्यास की अवधारणा है, जिसका अर्थ यह होता है कि जो है ना, वो सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। कौन? उपन्यास। ठीक है, और ये आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। देखिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि उपन्यास की परिभाषा, ये सब आपका क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला आपका शाब्दिक परिभाषा की बात करें तो उपन्यास जो है वो आपका दो शब्द से मिलकर बना है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे इसमें कि जो उप और न्यास, ये दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह रचना जो पाठक यानी कि पढ़ने वाले के जीवन के इतने निकट हो कि उसे लगे कि यह उसकी अपनी ही संपत्ति है या फिर अपने ही जीवन की कहानी है। पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो कि ये हमारे लिए ही लिखा गया है, उसी को उपन्यास कहते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार सबसे सटीक परिभाषा इसका है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र का प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास कहलाता है। उपन्यास एक तत्व है। ठीक है, ये आपका परिभाषा कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि मुंशी प्रेमचंद के अनुसार किसने क्या कहा था। ठीक है, और ये दोनों आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पाश्चात्य विद्वान है यानी कि जो विदेशी विद्वान है उसके बारे में। ठीक है, देखिए पहला आपका है हडसन, जो कि उपन्यास में हम वास्तविक जीवन का प्रतिबिंब पाते हैं। हडसन का कहना था कि उपन्यास में हम वास्तविक जीवन का प्रतिबिंब पाते हैं। और वहीं रोल्फ फॉक्स ने कहा था कि उपन्यास केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह गद्य में लिखा गया आधुनिक युग का महाकाव्य है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। देखिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, एक सेकेंड, कि उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं। आखिर पूछेगा कि उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये सब आपका यूनिट 1 में ही
पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए उपन्यास की विशेषताएं की बात करें तो पहला विशेषताएं क्या है इसका कि विस्तृत कथा वस्तु। ठीक है, विस्तृत कथा वस्तु उपन्यास का कन्वेंस बहुत बड़ा होता है, यानी कि उपन्यास बहुत बड़ा होता है। इसमें केवल एक घटना नहीं बल्कि नायक के जीवन की अनेक घटनाओं, उपकथा और विभिन्न परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया होता है। यानी कि नायक माने जो हीरो होता है इसमें उपन्यास में, उसका विभिन्न पूरा संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, उसके बहुत सारे घटनाओं का वर्णन होता है इसमें। ठीक है, देखिए दूसरा आपका है पात्रों का कर्मिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, लेकिन लेखक के पास पर्याप्त समय और स्थान होती है कि वह पात्रों के स्वभाव, उनकी सोच और उनके व्यक्तित्व में आने वाले बदलाव को गहराई से दिखा सके। ठीक है, तो ये आपका यानी कि पात्रों का कर्मिक विकास है, जिसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, उपन्यास में क्या होता है, पात्रों की अधिक संख्या होती है, बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में भी यानी कि उनके जीवन के बारे में आपका व्याख्या मिलता है इसमें। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसका यथार्थवादी होना है। यह काल्पनिक होते हुए भी समाज की सच्चाई तस्वीर पेश करता है। इसमें आम आदमी के सुख दुख, गरीबी, संघर्ष और सामाजिक समस्याओं का चित्रण करता है। ठीक है, और चौथा में आपका है कि जीवन की समग्रता। देखिए उपन्यास जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्णता में देखता है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत पहलुओं के सुंदर मिश्रण होता है। इसलिए इसे आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जीवन के सभी पल को इसमें लिखा जाता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत जीवन, उसका पहलू, सबके बारे में इसका बहुत सुंदर से मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण यानी कि उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, देखिए आपका उपन्यास है, उसका पर्पस क्या है आखिर। तो देखिए आधुनिक उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे जाते हैं। हर महान उपन्यास के पीछे एक उद्देश्य होता है, जैसे समाज सुधार या ऐतिहासिक जागरूकता। ओके, देखिए 6 नंबर में आपका है कि देश काल और वातावरण। उपन्यास में उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, रहन सहन और वातावरण का सजीव वर्णन किया जाता है, जिससे पाठक स्वयं को उस कालखंड का हिस्सा महसूस करने लगता है। मान लीजिए कि 1980 के बारे में उपन्यास लिखा गया, तो आप इस तरह वो लिखते हैं कि हमें यह महसूस होता है कि हम भी 1980 के ही उस टाइम में हैं। तो इसमें यही लिखा गया है। ठीक है, और आपका जो 7 नंबर है कि भाषा शैली, उपन्यास का भाषा शैली क्या है। तो देखिए उपन्यास की भाषा सरल, प्रभावी और पात्रों के अनुकूल होती है। इसमें संवादों का विशेष महत्व होता है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है। इसमें बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है उपन्यास में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। अगर आप यहाँ से लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, उपन्यास का ऐतिहासिक क्रम। यह हमारा यूनिट का हिस्सा है। उपन्यास का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा है। देखिए हिंदी उपन्यास का इतिहास 4 कालों में विभाजित है। आपको पता होगा, आपने पिछले क्लास में भी, सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। पहला है प्रारंभिक काल, जो कि 1860 से 1900 ईस्वी तक चला है। दूसरा है विकास काल, जो कि 1900 से 1936 तक चला है। और तीसरा आपका प्रयोग काल, जो कि 1936 से 1960 तक। और चौथा आपका आधुनिक काल, जो कि 1960 से लेकर अभी वर्तमान तक चल रहा है। ठीक है, तो ये थे हिंदी उपन्यास का ऐतिहासिक क्रम। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं, सभी कालों के बारे में। देखिए पहला आपका प्रारंभिक काल है। ठीक है, प्रारंभिक काल कब से कब तक, 1860 से 1900 ईस्वी तक। यह हिंदी उपन्यास का शैशव काल रहा है। शैशव काल मतलब था कि जन्म काल रहा था। ठीक है, इस दौर में उपन्यास विधा अपनी जड़ें जमा रही थी, शुरू ही हुआ था। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इस काल में उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य जो था वो मनोरंजन और उपदेश देना था। कोई भी उपदेश देना था या फिर मनोरंजन करना था पाठक के लिए। ठीक है, कहानियों में चमत्कार, जादू, जासूसी का प्रधानता थी। और इसमें जो कहानी लिखी जाती थी उसमें जादू, चमत्कार या फिर किसी की बुराई करना, जासूसी करना, ये सब के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना देखते हैं, यानी प्रारंभिक काल का कुछ प्रमुख रचना के बारे में। तो पहला आपका श्री लाला
लाला श्रीनिवास दास का, जो बहुत ही फेमस है परीक्षा गुरु, ठीक है, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया। इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका MCQ टाइप का पूछेगा क्वेश्चन तो इसमें आप पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, ठीक है, जो कि लिखा गया था 1882 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। देखिए दूसरा आपका कवि है देवकी नंदन खत्री, और जिसका उपन्यास है चंद्रकांता संतति, ठीक है। तो ये सब भी आपका पूछ सकता है कि चंद्रकांता किसकी उपन्यास है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और तीसरा आपका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिसका नूतन ब्रह्मचारी है, ये आपका उपन्यास है इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दूसरा आपका आ गया विकास काल, यानी जिसका प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, ठीक है। विकास काल को प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका 1900 से लेकर 1936 ईस्वी तक चला है। यह हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे विकास काल को या फिर प्रेमचंद्र युग को कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रेमचंद्र युग, इसे प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, सेम बात, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को तिस्सम, या तिस्सम का मतलब होता है कि जादू टोना की दुनिया से निकालकर खेत खलियान और आम आदमी की समस्याओं से जोड़ा। पहले क्या होता था, जादू टोना, राजा की कहानी वगैरह लिखा जाता था उपन्यास में, लेकिन जब प्रेमचंद्र ने देखा तो ये सब क्या किया, इसे हटा के आम लोगों के लिए ज़िंदगी या उनकी समस्या के बारे में लिखना शुरू किया। इसकी विशेषताएं को देखते हैं। तो विशेषताएं यह है कि यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म की शुरुआत हुई। उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज, अनमेल विवाह यानी कि जो अदर कास्ट में विवाह होते हैं, छुआछूत और किसानों के शोषण का प्रहार किया गया, ये सब इनके बारे में लिखा जाने लगा, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। इसके कुछ लेखक के बारे में देखते हैं। तो पहला आपका प्रेमचंद्र हो गया, जिसकी रचना आपका गोदान देख लीजिए, गब्बन हो गया, सेवा सदन, रंगभूमि, ये सब इनकी क्या है, तो रचना है। और जयशंकर प्रसाद के बारे में देखें तो इसका कंकाल हो गया, तितली, इरावती, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रयोग काल जो कि प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1936 से 1960 तक रहा है। प्रेमचंद्र के बाद हिंदी उपन्यास कई नई दिशाओं में मुड़ गई। लेखक ने केवल समाज को नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर मन और राजनीतिक विचारधाराओं को भी टटोलना शुरू कर दिया, यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में बट गया प्रेमचंद्र के बाद, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए इस काल में 3 प्रमुख धाराएं चली। पहला मनोवैज्ञानिक, साम्यक प्रतीकवादी और आंचलिक, ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। जिसमें मनोवैज्ञानिक में पात्रों के मानसिक यानी द्वंद्व पर आधारित था, जिसका आपका रचना है ये जितेंद्र और अगेय द्वारा ये सब लिखा गया था, मनोवैज्ञानिक पर आधारित। और यशपाल वहीं आपका साम्यवादी पर आधारित लिखे थे। और रेणु आपका जो है ये आपका आंचलिक के बारे में लिखे गए थे, जो कि आपके इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे। कौन, तो रेणु थी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बने रहे, आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए इसकी रचना के बारे में बात करें कि प्रयोग काल का जो प्रमुख रचना है वो आपका पहला रेणु का है मेला आंचल, ये आपका बहुत ही फेमस है, जिसको प्रथम आंचलिक उपन्यास के नाम से जानता है, रेणु का मेला आंचल, ठीक है। और अगेन जी का है अगेन शेखर का एक जीवनी, यशपाल का है झूठा सच। ये सब आपका कुछ उपन्यास हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चौथा आपका है आधुनिक काल, ठीक है, जो कि 1960 से लेकर अभी वर्तमान तक ये चल रहा है। तो 1960 के दौर को नई कहानी और शरारती साहित्य के प्रभाव में देखा जाता है। यहाँ उपन्यास जीवन की जटिलताओं और आधुनिकताओं के दबाव को चित्रित करता है, ठीक है। तो ये आपका रहा है परिचय। और इसकी विशेषताएं की बात करें तो इनमें महानगरीय जीवन की अकेलापन, यानी कि महानगरीय बड़े बड़े शहर में लोग कैसे अकेलापन ज़िंदगी गुजारते हैं उसके बारे में, स्त्री विषम, दलित विषम और टूटे मानवीय मूल्यों का चित्रण होता है। शिल्प और भाषा के स्तर पर यहाँ बहुत नए प्रयोग हुए हैं। तो ये इनकी विशेषताएं कुछ हैं। और इसकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इसमें जैसे भीष्म साहनी का तत्सम हो गया, मनु भंडारी का आपका बंटी हो गया, महाभोज हो गया, जो कि आपका महाभोज साथ आपका यूनिट में है, आपका है इसमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए राही मासूद राजा का आपका आधा गांव हो गया, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी हो गया। ये सब आपका इसका प्रमुख रचना और लेखक है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट
अब देखिए उपन्यास की जो होता है ना, उपन्यास, एक सेकेंड, उपन्यास का महत्व, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि उपन्यास का महत्व क्या है, तो आपको लिखना है कि उपन्यास केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि यह एक समाज का जीवित इतिहास है। समाज के लिए क्या एक जीवित इतिहास है। इसके महत्व को इस बिंदुओं से समझा जा सकता है। देखिए कौन कौन से बिंदु है। पहला, समाज का दर्पण। उपन्यास अपने समय के समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। यह समाज की बुराइयों को उजागर कर सुधार का मार्ग दिखाता है। तो क्या है उपन्यास, क्या है, तो समाज के लिए एक दर्पण है जो कि उसे सच्चाई दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक अथी है पॉइंट कि मानवीय संवेदनाओं का विस्तार। यह विधा जो है आपका मनुष्य के सुख दुख, प्रेम, ईर्ष्या, संघर्ष को गहराई से समझने में मदद करती है। यह पाठक को सहानुभूति और मानवीय मूल्यों का विकास करती है। यानी कि किसी के जीवन का संघर्ष के बारे में लिखता है, किसी के प्रेम, किसी की ईर्ष्या के बारे में, जो कि हमें क्या होता है पढ़ के सहानुभूति होती है, हमें विकास होता है, हमें सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए इतिहास और संस्कृति का संरक्षण। ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से हम अपने गौरवशाली अतीत और विपुल होती परंपराओं को जान पाते हैं। यानी कि उपन्यास से क्या होता है कि हम इतिहास में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम जान सकते हैं इतिहास के माध्यम से, मतलब उपन्यास के माध्यम से इतिहास के बारे में, ठीक है, इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा का सशक्त माध्यम। उपन्यास ने हिंदी गद्य को समृद्ध किया है। इसके बोलचाल की भाषा और मुहावरों को साहित्य में स्थान देकर इसे जन जन तक पहुंचाया है। वहीं है शिक्षा और मनोरंजन। यह जनवर्धन के साथ साथ उच्च स्तर का बौद्धिक भी विकास करता है और ये हमें शिक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इनका उपन्यास का महत्व रहा कुछ, जो कि 3-4 पॉइंट है कि ये समाज के दर्पण है, मानवीय संवेदनाओं का विस्तार है, इतिहास का यानी कि इतिहास को जानने का एक स्रोत है, भाषा सशक्त है और शिक्षा, मनोरंजन, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका निष्कर्ष। यानी कि पूरे को अगर मिला के देखा जाए तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कहा जा सकता है कि उपन्यास आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली साहित्य विधा है। इसमें साहित्य को केवल कल्पना के लोक से निकाल कर, मतलब कल्पना मतलब हम विचार सोचते हैं उससे निकाल कर कठोर धरातल और आम आदमी के जीवन से जोड़ता है। ठीक है, जहाँ कविता हृदय की भावनाओं को छूती है, वहीं उपन्यास जीवन की जटिलताओं को विस्तार से व्याख्यात करता है। आज के डिजिटल युग में भी उपन्यास अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, क्योंकि यह समाज के विकासक्रम और दस्तावेजीकरण करता है और मनुष्य को उसकी अपनी जड़ें से जोड़े रखता है। संक्षेप में उपन्यास समाज की धड़कन है जो या एक सेकेंड हर युग की सच्चाई को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ था इनके निष्कर्ष टोटल मिला के। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और इस यूनिट का यानी कि यूनिट फर्स्ट का जो हम लोग देखे हैं इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद।